बात करें प्रोफेसर भान जी। वेलकम टू अबोहर हिस्ट्री प्रोजेक्ट, द 7th लेक्चर दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग टुडे। हम खुश किस्मत हैं प्रोफेसर सूरज भान हमारे साथ इस लेक्चर में ज्वाइन कर रहे हैं। ये कड़ी लेक्चर सीरीज हम लोगों ने अबोहर हिस्ट्री प्रोजेक्ट को एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म के रूप में इसको शुरुआत की थी और इसकी आज 7वीं कड़ी के अंदर हम लोग कई शहरों का सफ़र करने के बाद आज अबोहर फिर वापस आए हैं। पिछली कड़ियों में हम लोगों ने देहरादून, फतेहपुर और इस तरह के कई और शहर जो थे जिसमें हमने यूपी के कस्बा, ये सभी शहर कवर किए और उन शहरों पे चर्चा करते हुए आज हम अबोहर फिर वापस आ रहे हैं। और चर्चा में आज हमारा जो फोकस रहेगा वो बेसिकली जो अर्ली मिडीवल पार्ट ऑफ अबोहर है, जिसके एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन पर हमारे बीच प्रोफेसर भान शामिल हुए, तो उसके ऊपर हम आज ये चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस मैं जल्दी से प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ उस ऑडियंस को जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। अबोहर हिस्ट्री प्रोजेक्ट जो है जनवरी के महीने में अबोहर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था। इस वक्त जो हमारे कमिश्नर हैं जिन्होंने आज हमें लेक्चर में ज्वाइन भी किया है, मिस्टर अभिजीत कपलिश, उनके ही देखरेख में प्रोजेक्ट जो है अबोहर के अंदर चल रहा है। मैं उसका एक कंसल्टेंट हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है पिछले कई दिनों में 3 एग्जीबिशंस लगा चुका है, मोहल्ला प्रदर्शनी जिसे हम कहते हैं। तो उसका जरिया ये है, उसका तरीका ये है कि हम शहर के लोगों के साथ शहर की जो हिस्टोरिकल मेमोरी है, इस तरह से मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ लोगों को कि एक हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एक हमारी हिस्टोरिकल मेमोरी है। तो हम किस तरह से अबोहर के शहर के निवासियों को एक पब्लिक हिस्ट्री एंटरप्राइज के जरिए एक हिस्टोरिकल मेमोरी के साथ जोड़ें और एक फ्यूचर में क्या एक लिविंग मेमोरी का म्यूजियम बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये ब्रॉडली हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ 7 फेलोज काम कर रहे हैं, उनमें से एक जो है और 8 इंटर्न है, तो टोटल 8 लोग इस वक्त इसके साथ जुड़े हुए हैं जो कि फील्ड में डिफरेंट डायमेंशंस में हमारे साथ काम करते हैं। इनमें से 4 लोग हिस्टोरियंस हैं, एक कॉमर्स के स्पेशलिस्ट हैं, एक डिज़ाइन स्पेशलिस्ट हैं, एक आर्किटेक्चर के हैं और एक हमारे लोकल किसान हैं जो हमारे साथ प्रोजेक्ट में जुड़े हैं। तो अभी तक की जो सफ़र रहा है वो फैसिनेटिंग है, लोगों के बीच में इसके बारे में उत्साह है। पर ये प्लेटफॉर्म हम प्रिडोमिनेटली एकेडमिक रखते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों को लगता है कि पब्लिक हिस्ट्री के साथ साथ उसकी जो एकेडमिक अकादमिक समझ है वो भी साथ साथ ज़रूरी है। और इसी कड़ी में प्रोफेसर भान आज हमारे बीच में हैं। मैं प्रोसीडिंग्स जो है सिद्रा को हैंड ओवर करता हूँ। सिद्रा फॉर्मली प्रोफेसर भान को इंट्रोड्यूस करेंगी। सिद्रा। Hello everyone. Hello everyone. I'm Sidra Qureshi. So for today, we from the side of whole Abohar history team, I would like to welcome Dr. Suraj Bhardwaj. So before starting the lecture, I would like to introduce him. Dr. Bhardwaj was a professor in Motilal Nehru College, and he retired as a principal in 2020. He did his MPhil and PhD from JNU, and his specialized field is medieval Indian history, and he also authored 2 books, Contestation and Accommodation, Mewat and Meoz in Mughal India, and his second book is State and Peasant Society in Medieval North India. He also contributed in magazines and he wrote many articles, which some are like one of him is on Padmavat controversy, which is fiction under fire for distorting history, and the other one is Khab Panchayat and Godra, a historical analysis. For today, I would like to welcome Dr. Bhardwaj for his lecture on Abohar history. So, sir, I'll hand over to you. You may start now. Thank you very much. मैं आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। खास तौर से योगेश जी के प्रति मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये आप लोगों से मिलने का टाइम दिया।
मैं ये अपने लेक्चर शुरू करूं उससे पहले मैं प्रोफेसर मुखिया साहब के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं कि वो भी जो मेरे ख्याल में जुड़ गए होंगे, जुड़ने वाले हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि वो भी सुनना चाहेंगे इस लेक्चर को। वो मेरे टीचर रहे हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और भी मेरे कई साथी जुड़े हुए हैं इसमें, तो मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। एक्चुअली अभी तक मैं ये सोचता था कि पिछले 4-5 दिन पहले जब ये मुझे मेल मिली योगेश जी से, तो तब तक मैंने ये अपना वो मूड बनाया हुआ था कि मैं एक भानगढ़ कस्बा है उस पे बात करूंगा आप लोगों से। यानी हॉन्टिंग प्लेस है भानगढ़, उसकी बहुत सारी मिथ हैं, तो उस पर बात करूं। लेकिन प्रतीक ने मुझे कहा 4-5 रोज पहले कि सर ये प्रोजेक्ट है और हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए एक्चुअली में उनका इस प्रोजेक्ट में ही, क्योंकि अगर हम अभोर के बारे में कुछ बात करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी और एक कंट्रीब्यूशन भी होगा हमारी तरफ से। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये 4-5 दिन का जो है फिर मैंने ये आपका ये अभोर के ऊपर जो है बातचीत करने के लिए मन बनाया। अभोर की हिस्ट्री को समझने के लिए जो है बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे क्लासिफाइड मटेरियल हमें मिलना चाहिए उस तरह का नहीं मिलता इसके बारे में। और इसलिए जब एक कस्बे के रूप में जब हम इसको परिभाषित करते हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक कस्बे के बारे में जो आमतौर से ये जानते हैं कि भाई कुछ महाजन लोग रहते हैं, कुछ आर्टिजन लोग रहते हैं, कुछ अधिकारियों के भी ऑफिस होते हैं, तो उस तरह से हमें अभोर के बारे में जानकारी नहीं मिलती कि ये किस तरह का कस्बा था। मगर फिर भी अभोर जो है वो उसकी इतिहास में इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, खास तौर से ट्रेड के उसमें व्यापारिक जगत में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है अभोर की। इसलिए इसका इतिहास भी बहुत ही दिलचस्प इतिहास है। और अभोर के इतिहास को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि भट्टियों का इतिहास से ही हम अभोर को समझ सकते हैं, क्योंकि भट्टियों का जो इतिहास रहा है वो अभोर से जुड़ा रहा है। तो इसलिए अभोर के बारे में हिस्टोरिकली हमें सबसे जो छोटा सा रेफरेंस जो मिलता है वो इब्न बतूता का मिलता है। इब्न बतूता जब वहां से मुल्तान से चलते हैं दिल्ली की तरफ, तो ये मुल्तान और दिल्ली वाला ट्रेड रूट से इसको फॉलो करते हुए वो आ रहे हैं और दीपालपुर से अजोधन और उसके बाद वो अभोर आते हैं। अभोर के बारे में वो कहते हैं कि अभोर एक बहुत ही छोटा शहर है, बहुत सुंदर शहर है, घनी आबादी वाला है। यहाँ पर पेड़ों का बहुत घनत्व पाया जाता है और नदियां हैं, पानी है, ये सब बातें वो कर रहे हैं। फिर वो आगे सिरसा की बात करते हैं कि भाई सिरसा बहुत बड़ा शहर है, वहाँ के व्यापारी बहुत धनाढ़ हैं, वहाँ का चावल बहुत फेमस है। वो बातें करते हैं और वो दिल्ली जाते हैं। फिर वो ये बातें करते हैं अभोर के बारे में कि जब वो अजोधन से और दीपालपुर से चलते हैं तो वो कहते हैं कि अभोर तक कोई भी आबादी उनको नहीं मिली, यानी पूरा जंगल जो है सुनसान जंगल उसको क्रॉस करना पड़ा और कहीं भी इस बीच में अभोर और अजोधन के बीच में कहीं भी आबादी या कोई गांव या कोई कस्बा नहीं मिला। इस तरह की बातें करते हैं। फिर वो बहुत इंटरेस्टिंग एक बात कहते हैं कि ये जो है अभोर के बाद हिंदुस्तान शुरू हो जाता है, यानी हिंदुस्तान जो है
आप देखोगे कि अर्ली जो रिकॉर्ड है उनमें सिंध और हिंद दोनों कल्चरली और ज्योग्राफिली अलग अलग जो है, अलग अलग सोशल कैटेगरी जो है ना अलग अलग दिखाई गई है। तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है उसके बाद अबोहर के बाद शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब हिंदुस्तान से जब सिंध जाते हैं तो अबोहर के बाद जो है सिंध शुरू हो जाता है, सिंध का इलाका। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अबोहर जो है वो एक फ्रंटियर स्टेट है, कस्बा है, यानी फ्रंटियर कस्बा है। अभी इसके बारे में लोकल ट्रेडिशन क्या कहते हैं, ये शहर कैसे था। विल्स जो है, जो गुड़गांव का सेटलमेंट अधिकारी था, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट लिखी तो उन्होंने लोकल लोगों से बातें की, तो कुछ 4 भाटों की लोकल ट्रेडिशन उन्होंने कोट की। उन्होंने बताया कि ये शहर जो है ये अब रामचंद्र नाम का कोई राजा था, उसने इसको बसाया था। वो राजा था, उसके पास बहुत सारे घोड़े थे और एक बार उसके घोड़े जो है वो उसके सैयदों ने चुरा लिए, यानी रेड से उनके घोड़े चुरा लिए। राजा की कोई औलाद नहीं है, लड़का नहीं है, केवल एक लड़की है। वो लड़की जो है मर्दाना भेष बना करके घोड़े पे सवार होकर के अपनी सैनिक टुकड़ी लेके जाती है और वो किस तरह से वो उस पर आक्रमण करती है और उससे वो किस तरह से उन घोड़ों को छुड़ा के लाती है और वो उनके साथ कुछ सैयदों के घोड़े भी साथ में ले आती है। जब सैयदों को पता लगता है कि उनके घोड़े भी साथ में वो उठा ले गए तो सैयद आते हैं और अबोहर के ईस्ट की तरफ एक रेगिस्तान के उस पर वो बैठ जाते हैं और राजा से वो रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नत करते हैं कि ये घोड़े वापस किए जाएं, लेकिन वो घोड़े वापस नहीं होते। ऐसे काफी दिन हो जाते हैं। फिर उनकी औरतें, सैयदों की औरतें उससे चल करके आती, वो देखती हैं कि उनके पति, उनके आदमी सभी के सभी भूख से व्याकुल हैं, तो इतने दिनों से ये अबोहर के बाहर राजा से मिन्नत कर रहे हैं। तो उनमें एक बूढ़ी औरत जो है उसने कुछ श्राप दिया, ये राजा जो है, ये अबोहर जो है ये उजड़ जाएगा। तो बहुत सारे लोग मर गए और वो खुद भी मर जाते हैं। उसका एक मकबरा बना दिया जाता है शहर के बाहर। तो इस तरह की एक लोकल कहानी है। उसमें ये भी है कि ये शहर इतना बड़ा था, काफी किलोमीटर में कि इसका एरिया फैला हुआ था, इसका जो ज्यूरिडिक्शन था, और 1.25 लाख इसमें गायें होती थी यहाँ पर, जिसमें 60 मन रोजाना घी जो है तैयार किया जाता था, जो व्यापारियों को बेचा जाता था। तो इस तरह का एक परसेप्शन है अबोहर के बारे में। अब ये तो है कि घी और ये जो है घोड़ों वाली बात तो ये सही है, क्योंकि इसके बारे में तो बहुत सारे हिस्टोरिकल रिपोर्ट भी हमें मिलते हैं। अब मैं बात ये कर रहा हूं, अब हिस्ट्री की बात करता हूं मैं। मैंने कहा कि ये अबोहर का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो सिंध से जुड़ी हुई है। सिंध की घटनाओं से अबोहर जो है वो डिटरमिन हो रही है। वहां के घटनाक्रम कैसे, उससे मैं थोड़ा इस पर बात करता हूं। जब अरबों के आक्रमण होते हैं, यानी 712 के बाद, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना आधिपत्य जमाया राजा दाहिर को हरा करके। तो उन्होंने किस तरह से इसको हराया, वो अपने साथ जो है 6000 सीरियन जो है वो घुड़सवार लेकर के आया था।
वो जो घुड़सवार थे वो बहुत बड़े आर्चर थे, तीरंदाज थे, उनको वो साथ लेकर के आए थे और समुद्री रास्ते से वो आए थे देवल की तरफ से। उन्होंने इस इलाके में 5-6 लड़ाइयां लड़ी और आखिर में जब वो दाहिर के साथ जब लड़ने के लिए जाता है तो सिंध नदी को क्रॉस करके और एक जगह है जेवर और रावर, जो हाकड़ा नदी के किनारे पर टोलिस्तान के इलाके में, वहां पर वो अपना पड़ाव लगाता है। और वहां पर क्योंकि वो वहां एक झील है, पानी है, तो वो देखता है उसके घोड़ों के लिए पानी भी मिलेगा और सैनिकों के लिए भी। वहां वो पड़ाव लगाता है। और ये महीना जून का महीना है, जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। जब दाहिर की सेना आती है वहां पर, दाहिर घोड़े हाथी पे बैठ करके वहां आता है अपनी सेना के साथ, तो उसका जो मंत्री है सिस्कर दाहिर का, वो कहता है बड़ी लंबी आह भर के कि यहाँ तो जीतना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। दाहिर कहता है कि क्या बात है, यहां से तो अरबों के हड्डियां जाएंगी, सब मरेंगे। क्यों? क्योंकि दाहिर ने जो है बड़े बड़े रायों को हराया था इस क्षेत्र में। उसका राज कश्मीर से समुद्र तक फैला हुआ था, इधर सिंध से पूर्व से और पश्चिम में कंधार तक फैला हुआ था। तो उनको ये भरोसा था कि ये क्या करेंगे मेरे सामने। लेकिन वो 5 दिन तक लड़ाई चलती रही। और एक दिन जब दाहिर घोड़े हाथी पे बैठा हुआ है तो शाम का समय है और हाथी को बहुत प्यास लग जाती है, बहुत जोर की प्यास लगती है। हाथी आगे की तरफ बढ़ना बंद कर देता है। महावत के तमाम कोशिशों के बावजूद भी हाथी आगे नहीं बढ़ रहा है और वो पानी में जो है उस दरिया में घुस जाता है, झील में। जैसे ही दाहिर वहां घुसता है, वो हाथी लेकर के जाता है पानी में, तो उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जो सीरियन आर्चर हैं वो बहुत उसके ऊपर जो है वो धनुषवानों से वो करते हैं और वो घायल हो जाते हैं और इस तरह से उनकी हत्या हो जाती है, डेथ हो जाती है दाहिर की। उनकी गर्दन में एक तेज धार तलवार लगती है और जिससे उनकी। अब ये जो बात है, ये क्यों मैं एक कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि इसका एक संबंध है। संबंध ये है कि यहाँ पर अरबों का आधिपत्य हो जाता है सिंध में और उसके बाद एक वारफेयर जो है ना, हॉर्स वारफेयर टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त बदलाव आता है इस इलाके में। और घोड़ों का पालना जो है ना, खास तौर से अरबी घोड़ों का पालना जो है, ब्रीडिंग करना, वो शुरुआत हो जाती है। इसमें आकड़ा नदी के किनारे पे कई ऐसी साइट थी जिसमें जो है ये अरबी घोड़े पाले जाते थे। लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो जगह थी वो थी अबोहर की, लाखी जंगल का इलाका। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है घोड़ों की ब्रीडिंग होनी शुरू होती है। वैसे अल-बुरूनी ये कहता है कि ये हिंदुस्तान 3 तरह की वो सेना की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है सेना वो पैदल सेना, उसकी नेचर ये थी, और कंधार में हाथियों की सेना और तुर्कों की घोड़ों की सेना। यानी गोरियन विजय के बाद ही हिंदुस्तान में जो है वो घोड़ों की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। अरबी घोड़े खास तौर से जो है उनका जो है वो 2 ही सेंटर थे पूरे हिंदुस्तान में, एक तो अबोहर और दूसरा काठियावाड़, जहाँ पर ये अरबी जो है घोड़े पाले जाते थे और इनकी मांग बहुत ज्यादा थी। साउथ इंडिया में 13वीं सदी के बाद ये शुरू होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो 11वीं सदी से ही शुरू हो जाता है। अब ये अबोहर के जो घोड़े हैं, अरबी घोड़े, उनकी मांग बहुत दूर दूर तक है। लेकिन बिगिनिंग में क्या है कि बिगिनिंग में तो ये सिंध के जो बहुत सारे चिफ्टन्स हैं वही वहां से ले जाते हैं घोड़े।
और इसके रेफरेंस जो है वो नॉर्थ इंडिया तक भी मिलते हैं। आपने देखा होगा कि पेवा का जो मेला भरता था, जिसके बारे में वी डी चट्टोपाध्याय ने अर्ली मिडिवल इंडिया जो उनकी बुक है उसमें उन्होंने इसका रेफरेंस दिया है लंबा चौड़ा, कि पेवा का जो 11वीं सेंचुरी में मेला भरता था वो किस तरह से यहाँ अरबी घोड़े बेचे जाते थे। यहाँ का मतलब उन घोड़ों की बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये घोड़े उधर से इलाकी जंगल से ही आते थे, अबोर से ही आते थे। तो इस तरह से अबोर की एक इम्पोर्टेंस बन जाती है, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बन जाती है, ट्रेडिंग इम्पोर्टेंस बन जाती है बहुत ज्यादा। और इसको लेकर के, अबोर को लेकर के एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, वो सिंध और हिंदुस्तान के राजा उसके बीच में। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो मोहम्मद गोरी के बाद जो इम्पोर्टेंट वो थे वो तीन थे। एक ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको दिल्ली का ये राज दिया गया, और जो नासिरुद्दीन मोहम्मद कुबाचा, जिसको उच का शासक बनाया गया था, और एक यालदोज जो लाहौर की तरफ का इलाका उसको मिला था। तो सिंध, ये जो अबोर है, अबोर जो है वो कुबाचा जो है वो 22 साल तक उच के शासक रहे। तो 22 साल तक का जो आधिपत्य जो है इस पर कुबाचा का ही रहा। कुबाचा के मरने के बाद ही दिल्ली सल्तनत का जो है अबोर पर आधिपत्य होता है, इल्तुतमिश के बाद के समय में। इसमें जो तबकाते नासिरी है, तबकाते नासिरी के लेखक वो लिखते हैं मिनाज, कि लाखी जंगल का जो इलाका है अबोर की पेरीफेरी में अरबी घोड़े पाले जाते हैं, और बलबन ने जो है वो बाहर से घोड़े मंगवाने बंद कर दिए। यानी अपनी सेना के लिए घोड़ों की जो जरूरत पड़ती थी वो अब वो लाखी जंगल से ही पूरी होती है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मंगोलों के बार बार आक्रमण हो रहे हैं, तो इस इलाके को बचाने के लिए बलबन ने, उसका एक चचेरा भाई था शेर खान, उसको अपॉइंट किया इस इलाके में। वो बहुत बहादुर था, उसकी बहुत सी बातें मिलती हैं। और काफी समय तक बलबन जब तक रहा वो यहाँ इस इलाके में, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बन के रहा, और उसने लाखी जंगल को पूरा प्रोटेक्ट किया। बहुत सारे गांव के नाम भी उस इलाके में शेर खां के नाम से मिलते हैं, उसकी कब्र भी उधर ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खलजी के समय में, क्योंकि अलाउद्दीन खलजी को घोड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने जो है इस इलाके का एडमिनिस्ट्रेटर जो है, हमें पता लगता है तारीख फिरोजशाही से, कि गयासुद्दीन तुगलक को इस इलाके का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। यानी दीपालपुर जो है, दीपालपुर की विलायत जो है वो गयासुद्दीन तुगलक को दी गई, और अबोर जो है वो दीपालपुर का ही एक हिस्सा था, उसकी विलायत का एक पार्ट। अलाउद्दीन खलजी के दरबार में तीन भाई ये जो है गयासुद्दीन तुगलक, सिपा सालार, रजब और अबू बकर, ये तीन भाई खुरासान से आए थे, और ये तीनों जो है अरबी घोड़ों के व्यापार से जुड़े हुए। तो इसलिए अलाउद्दीन खलजी जानता था इनकी योग्यता को, और इसलिए उनको वहां का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। गयासुद्दीन तुगलक चाहते थे कि उनका जो छोटा भाई है रजब, उसकी शादी जो है मैट्रिमोनियल रिश्ते लाखी जंगल के किसी चीफ से हो, जिससे उसको घोड़ों के व्यापार में सहायता मिले। तो आफीफ लिखता है कि उनके पिता में उस वक्त जो थे वो अबोर के अधिकारी थे। उन्होंने गयासुद्दीन को बताया कि अबोर के जो रणमल भट्टी हैं उनकी बेटी जवान है और बड़ी खूबसूरत है, तो उससे बात की जाए। तो गयासुद्दीन ने उनके पास जो प्रपोजल भेजा
उस प्रपोजल को रणमल भट्टी ने उसको डिक्लाइन कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी वहां पर जो है वो सैनिक भेजता है, अरेस्ट करता है उनको और उसको फोर्स करता है कि पूरे साल का जो भू लगान है वो कैश में दिया जाए। इस घटना को लेकर के नैन्सी ने भी अपने ख्यात में लिखा है कि किस तरह से जब रणमल भट्टी ने ये प्रस्ताव का डिक्लाइन किया तो कैसे गयासुद्दीन तुगलक ने अपने सैनिकों को लूटने के लिए खुलेआम अबोहर के गांव में भेज दिया और लोगों को अरेस्ट किया। जनता बहुत त्राही त्राही करने लगी। तो लोगों को पता लगा कि कारण क्या है। कारण ये है कि भाई वो ऐसे ऐसे रणमल ने अपनी बेटी का रिश्ता करने से मना कर दिया। तो उसकी बेटी को जब पता लगता है तो वो अपने फादर से कहती है कि आप मेरी शादी कर दीजिए और आप ये समझ लीजिए कि तुम्हारी बेटी को तुर्क उठा लेंगे। ये बात आफिफ लिखता है तारीख-ए-फिरोज शाही में। तो उसकी शादी कर दी जाती है। उसका नाम जो है बीबी नायला है और बाद में जब रजब से शादी होती है तो उसका नाम कदबानो जो है वो बदल दिया जाता है। उसी की कोख से फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ। कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने ये लिखा कि ये जो शादी थी ये शादी इसलिए की गई थी कि तुगलकों ने अपने पॉलिटिकल रिश्ते अलायंस मजबूत करने के लिए उस इलाके में भट्टियों से ये मैट्रिमोनियल रिश्ते किए थे। मेरे ख्याल में ये बात ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि तुगलक जो है वो तो 1320 के बाद शासक बना था और ये शादी तो 1308-9 के आसपास, 7-8 के आसपास हुई थी। तो मुझे लगता है कि वो क्योंकि घोड़ों कोई व्यापारी थे और घोड़ों के दृष्टिकोण से उन्होंने ये मैट्रिमोनियल रिश्ते किए। तो इस तरह के हमें वो मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में और भी ज्यादा जो है इस इलाके को प्रोटेक्ट किया जाता है। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं तो और भी ज्यादा वो इस इलाके को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि भट्टी बड़े इंपॉर्टेंट उसकी जो नोबिलिटी के अलाई बनते हैं और वो अबोहर से ये शिफ्ट करके पेरीफेरी शिफ्ट करके और वो भटनेर बन जाता है क्योंकि अबोहर में जो है पानी का संकट, जो सतलज, ये बताते हैं कि सतलज जो है वो इसमें आकड़ा में इस घग्गर नदी में गिरती थी लेकिन उसका गिरना जो है वो पानी जो है उसने अपने बहाव को बदल लिया था और उसके बाद फिर ये पानी बहुत कम हो जाता और धीरे धीरे 13वीं-14वीं सदी तक ये पूरी तरह से अबोहर का इलाका वो एक तरह से रेगिस्तान की तरह बन जाता, शुष्क बन जाता। तो फिरोज शाह तुगलक ने फिर क्या किया कि ये भट्टियों का जो चीफडम है उसको भटनेर को बना दिया। नैन्सी लिखते हैं ख्यात में कि ये जो भटनेर का किला होता था यहाँ पर घोड़े पाले जाते थे बड़ी संख्या में और एक छोटा सा गढ़ी थी। किस तरह से फिरोज शाह तुगलक ने एक बड़ा किला बनाया, ऐसे ही उसने किला जो है दीपालपुर के किले की भी उसको भी डेवलप किया। फतेहाबाद एक नया शहर बसाया तो उसमें भी उसने किला बनाया। एक किला उसने हरनी खेड़ा में भी बसाया। तो इस तरह से ये पूरा इलाका भट्टियों के लिए सुरक्षित कर दिया और इसका नाम जो है भटियाना प्रदेश के नाम से ये जाना जाने लगा। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से भट्टियों की इंपॉर्टेंस घोड़ों की वजह से इस इलाके में बढ़ी। फिर फिरोज शाह तुगलक के, क्योंकि वो रिलेटिव हो गए भट्टी, उसका मामा लगता था वीरू भट्टी,
उसके बारे में आफीफ ये लिखता है कि इतने ज्यादा लॉयल थे, इतने ज्यादा उसकी प्रशंसा करता है बीरू भट्टी की, कि वो एक इंसिडेंट बताता है कि किस तरह से रोसा तुगलक को मारने की एक बार प्लान बनाई। मोहम्मद तुगलक की बेटी जो खुदाबंद ज्यादा जो थी, उसने और उसके हस्बैंड ने, दोनों ने मिल करके रोसा तुगलक को मारने की प्लान बनाई। उसको अपने उसमें महल में बुलाया, तो वहां पर जो है वो बीरू भट्टी साथ में थे, और किस तरह से फिर उसकी जान जो है वो बचाई जाती है, वो पूरी बड़ी का घटना है जिसकी आफीफ बात करता है। तो वो बताता है कि किस तरह से भट्टी जो थे, अबोहर के भट्टी, वो कितने फेथफुल थे फिरोज शाह तुगलक के प्रति, और फिरोज शाह तुगलक ने भी उनको खूब कल्टीवेट किया। इस तरह से भट्टियों का एक राजनीतिक कद बहुत ऊंचा बढ़ गया। इसके बाद ये घटना आती है कि जब ये जो है तैमूर जब इस पर आक्रमण करता है, तो तैमूर जो है दीपालपुर पर आक्रमण करता है, और दीपालपुर में जो वो एक दीपालपुर का इंचार्ज जो है वो जब बनाता है जिसको, उसकी हत्या कर दी जाती है भट्टियों द्वारा। वो वहां से समाना चला जाता है, उसको पता लगता है कि ऐसे ऐसे उसने जो दीपालपुर का वो बनाया था, भट्टियों ने उसकी हत्या कर दी। और वो सब भट्टी जो हैं वो अपने घोड़ों को लेकर के सबके सब भटनेर के किले में चले गए। इसी तरह उसको पता लगा कि आजोधन के भट्टी भी अपने घोड़ों को लेकर के सब भटनेर के किले में चले गए, और आसपास के जितने भी भट्टी वो थे चीफ जो घोड़े पालते थे, सबके सब जो है वो भटनेर के किले में आ जाते हैं। और तैमूर का जो उसके ऊपर भटनेर के किले पर आक्रमण होता है, जिसमें धुलीचंद भट्टी और कमालुद्दीन भट्टी दोनों भाइयों ने बड़ी बहादुरी से उसका सामना किया, और आखिर में वो सरेंडर कर देते हैं। तैमूर को भटनेर के किले से 3000 घोड़े मिले, बहुत सारा धन मिला, बहुत सारी चीजें मिली। वो अपनी आत्मकथा में ये लिखता है कि भटनेर का किला हिंदुस्तान के बहुत मजबूत किलों में से एक था, और यहाँ पर जो है बहुत बहादुरी से भट्टियों ने लड़ाई लड़ी। इनके पास बहुत ज्यादा घोड़े और पशु, उनकी वो बातें करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि भट्टियों की इंपॉर्टेंस खत्म होती चली जाती है, क्योंकि स्टेट से पैटर्नेज नहीं मिलता, उनको संरक्षण नहीं मिलता, और धीरे धीरे ये खत्म होता चला जाता है। उनके उनके बारे में बाद में हमें भट्टियों की ज्यादा इंपॉर्टेंस का पता नहीं लगता इतिहास में। अब मैं और दूसरे एस्पेक्ट की बात करता हूँ, वो ये है कि अबोहर जो है वो ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ था। अबोहर जो मुल्तान और दिल्ली का ट्रेड रूट था, उससे थोड़ी सी पेरिफेरी में पड़ता था। लेकिन यहाँ पर व्यापारी लोगों का ये स्वर्ग बना हुआ था 14वीं सेंचुरी तक, क्योंकि यहाँ पानी और घास बहुत होता था, मिलता था। पशुओं को आराम करने के लिए पेड़ बहुत होते थे। गर्मी के मौसम में तो खास तौर से जो है व्यापारी लोग रात को ही चलते थे, दिन में इन पेड़ों के नीचे बैठते थे। और उधर से भी मुल्तान की तरफ से भी व्यापारी आते थे, इधर से भी व्यापारी जाते थे। तो कई बार ऐसा लगता था कि अबोहर एक जंक्शन बन गया व्यापारियों। बहुत मतलब एक इसकी प्रशंसा जो है। फिर यहाँ पर जो है मलोट से लेकर के अबोहर के बीच में बड़ी संख्या में खरक हैं, जहाँ पर ये पशु पाले जाते हैं। घोड़े, घी जो है, देसी घी यहाँ का बहुत फेमस होता था, जो दिल्ली की रूलिंग क्लास और सिंध की रूलिंग क्लास के लिए उधर दोनों तरफ भी यहाँ का घी जाता था। और यहाँ के लोग जो है बैलों को बड़े बना करके और बंजारों को बेचते थे, ये भी रेफरेंस मिलते हैं। तो इस तरह का ये जो है इलाका जुड़ा हुआ था व्यापारियों से। अकबर के समय में क्या होता है कि बहुत ज्यादा इस इलाके में डिस्टरबेंस होती है।
जो या भट्टियों के बीच में बड़ा संघर्ष होता है इस हनुमानगढ़ के ये भटनेर के किले को लेकर के। तो अकबर जो है इस पूरे इलाके को, यानी सरसा की फीप के नाम से ये पूरा इलाका जो है वो राव राय सिंह जो है, जो बीकानेर के जो राठौड़ चीफ है, उनको ये तनख्वाह जागीर में दिया जाता है इलाका, क्योंकि ये काफी बड़ा कुछ हिस्सा जो है वो बीकानेर की टेरिटरी से भी ट्रेड रूट गुजरता था। तो बीकानेर के राठौड़ ने चीफ ने जो है इस इलाके में काफी बदलाव किए। आप ये देखें कि भाटियों ने जो क्या किया था कि ये इसको सोतर वैली कहते हैं, ये जो घग्गर की जो बेड था, फतेहाबाद, रानिया और ये सरसा अबोर के बीच में ये पूरा जो बेड था, इसमें वो बसे हुए। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बागड़ी जाट भी बड़ी संख्या में आ जाती हैं। तो राठौड़ जो थे बीकानेर के, उन्होंने बागड़ी जाटों को खास तौर से जो है वो पुनिया जाट और जो है वो उन जाटों को जो है बसा दिया। बागड़ी जाट कहते हैं हम उनको, बेरवाल जाट। तो उनको यहाँ पर बसाया गया और साथ साथ बिश्नोइयों को भी यहाँ पर काफी बसाया गया। बल्कि अबोर के पास एक बहुत ही फेमस बिश्नोइयों का एक तीर्थ स्थान है, क्या नाम है, हरि ग्राम या कुछ ऐसा ही नाम है इसका। तो इस तरह से ये इलाका एक बदलाव जो है इस ट्रेड की वजह से किस तरह से यहाँ पर जो है ये हिसार का जो हांसी का इलाका है, इसके बारे में काफी लिखता है कि जो खुरासान से व्यापारी आते थे, ये पानी की इतनी भारी दिक्कत थी इस इलाके में, ये एक गिलास पानी 4 जीतल का मिलता था, पानी नहीं होता था। तो कैसे इस इलाके में जो है रोसा तुगलक ने नहरें निकाली, एक सतलज से और दूसरी जमुना से, और हांसी, हिसार और ये सरसा तक का पूरा इलाका उसने नहरों से जोड़ा। तो पहले लोग कैसे तिलोदियों में रहते हैं, यानी बैलगाड़ियों के समूह में रहते हैं, गांव नहीं है, और ये नहर आने के बाद कैसे गांव बन जाते हैं, बस जाते हैं, बहुत सारे टाउन बस जाते हैं, और फसल भी बहुत तेजी से रबी की क्रॉप्स भी पैदा होने शुरू होती है। ये तमाम सारी बातें इस इलाके के बारे में वो लिख रहा है। तो इस तरह का बदलाव शुरू होता है। अब मैं बात करता हूं कि भट्टियों का जो नराइज कैसे होता है। भट्टियों के बारे में जो है थोड़ा सा, ये मेरा अपना वो पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि भट्टियों के बारे में 8वीं सदी से पहले हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती भट्टी कौन थे। हालांकि जब हम दाहिर का प्रशासन और उसकी बात ये पढ़ते हैं चचनामा में, उसमें वो एक भाटिया के बारे में जरूर रेफरेंस आता है। वो भाटिया एक चिपटेंसी होती थी। अब वो कहाँ होती थी वो एग्जैक्टली उसको लेकर के बहुत सी कंट्रोवर्सी है। लेकिन क्या है कि जब मोहम्मद कासिम इस इलाके पर अपना प्रशासन स्थापित कर देता है, तो उसने अपने प्रशासन को उन्हीं के अधिकारियों से शुरुआत की। यानी जो दाहिर के जो चीफ जो था मंत्री, उसको बुलाया सिस्कार को, उसको कहा कि तू पहले की तरह ही काम करता रहेगा, और सिर्फ फर्क ये है कि ये अरबों का प्रशासन है, ये रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन पहले वाला ही ढांचा उसने एज इट इज उसको मेंटेन किया। जितने भी चीफ्टेंस थे उन सबको पुरानी पोजीशन बहाल कर दी। जो रेवेन्यू अधिकारी थे उनको भी कहा कि वो उनके सीस्कर को इसका वो इंचार्ज बनाया। तो बाद में क्या होता है कि आपको मालूम है उस घटना का कि कुछ समय के बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी जाती है। यानी उसको जो है हत्या वाला जो रेफरेंस है वो इस तरह से है कि जब दाहिर का जो अलूर का किला उसको वो कैप्चर करता है,
तो वहां से कुछ महिलाएं, कुछ दाहिर की फैमिली के लोग मिले, उनको पकड़ करके और वो खलीफा के पास भेज दिया जाता है। उनमें कुछ औरतें थी, दाहिर की बेटियां थी 2। तो खलीफा ने को पता लगा कि वो दाहिर की बेटियां जो है 2, जान की और दूसरी एक लड़की, वो बहुत ही सुंदर लड़की। उनको एक दिन दाहिर ने अपने पास बुलाया, और सॉरी, खलीफा ने अपने पास बुलाया और उनके हाथ पकड़ के चूमने लगा। तो जानकी ने खलीफा को कहा कि हम आपके लायक नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें मोहम्मद बिन कासिम ने यूज किया। तो जब ये बात सुनी तो वो गुस्से से बाहर हो गया, और उसने उसी वक्त ऑर्डर दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा ही वो जो पशु की खाल में उसको सील करके घसीटते हुए लाया जाए। तो ये चतनामा में भी है, और ये यामिनी में भी ये जो रेफरेंस डिटेल है। उसको वहां ले जाया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, और फिर वो खलीफा उन लड़कियों को बुला के कहता है, ये देखो मेरे ऑर्डर का जो है, मेरा निरादर करने वाले का क्या अर्थ होता है। तो वो जानकी जो है वो हंसती है खलीफा पर, वो कहती है कि आप कैसे राजा हो, मुझे तो हैरानगी है कि आप किस तरह से राज्य चलाते और कैसे हो, क्योंकि आपने इसकी भी जरूरत नहीं समझी कि जो हम कह रहे हैं उसको वेरीफाई किया जाए। मुश्किल से 2 दिन का रास्ता था, आप वेरीफाई कर सकते थे ये बात गलत है, झूठ है। क्योंकि हमने ये झूठ बोला, हमारा मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो इतने बड़े कैरेक्टर के आदमी थे, वह जस्ट लाइक आवर ब्रदर, बहुत अच्छा इंसान था, मगर हमने झूठ बोला क्योंकि ही हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग फॉर अस। हमारे बाप को मार दिया, भाइयों को मार दिया, हमारे राज्य को छीन लिया, तो हमने झूठ बोला था। पर आपका तो कमाल का मतलब लॉजिक है, तो उसको बड़ी अपनी इंसल्ट महसूस होती है, और फिर उन लड़कियों को भी खैर मरवाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम सिंध से जाता है, उसके 2 साल बाद ही बहुत सारी स्टेट बननी शुरू हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। अरबों का जो शासन था उससे मुक्त होकर के बहुत सारी इंडिपेंडेंट जो है ना राय खड़े हो जाती है। तो जो सिविस्तान का इलाका है और निरून का इलाका है, ये ईस्ट का पार्ट है, चोलिस्तान का इलाका कहते हैं। यहाँ पर जो है ये मुल्तान और चच, ये जो उच्च का जो है एरिया बेसिकली, वहां पर मेर रहते हैं, बड़ी संख्या में मेर रहते हैं। और सिंध की दूसरी साइड में जो है ना वो जाट रहते हैं, लोहाना प्रदेश में, इधर मेर रहते हैं। इनके बारे में बहुत लिखा है कि आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन मेर जो है वो पशु पालते हैं, पर उनमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो घोड़े पालते हैं, अरबी घोड़े पालते हैं। और ये जो हाकड़ा का जो एरिया है, हाकड़ा के किनारे किनारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर झीलें बनी हुई थी, और वहां पर जो है अबोर की तरह ही वो घास वहां भी पैदा होता था, वो रेगिस्तान में दूब। तो वहां पर घोड़े पाले जाते थे, उनके साथ अफगान भी व्यापारी भी जुड़े हुए थे। अब इन मेरों ने अच्छा खासा धन भी कमा लिया, और इनकी पोजीशन जो है एक अच्छी इंपॉर्टेंट बन जाती है अपने अपने इलाकों में। और उच्च और मुल्तान के राजा जो थे, शासक जो थे, उनको इनको राय की और ठाकुर की उपाधि दी जाती है। ये भू लगान से भी जोड़ लिए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक ये हाकड़ा का जो इलाका है, इस पर 12-13 किले बनाए जाते हैं। बहुत सारे किले बनते हैं इस पर, और ये सारे किले जो है वो इन्हीं के भट्टी राजपूतों के। अब ये किले कौन कौन से किले बनाए इन्होंने, ये है मारोट का, डिरावर का, माची का, मौजगढ़ का, दीनगढ़ का, नोवाकोट का, जामगढ़ का, मीरगढ़ का और कुलड़ा। ये मेन जो है ये हाकड़ा के किनारे पर ये किले बनाए। अब ये कहाँ से आगे भट्टी, मतलब भट्टियों के बारे में ज्यादा जो है, जो अरब अकाउंट्स और ये जो है सिंध के, उनमें ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो मेरा अपना अनुमान है कि ये जो थे, इन्होंने
ये जो मेयर थे जिन्होंने ये राय और रावत और ठाकुर बन गए, इन्होंने ये किले बनाए और यही इन्हीं का स्टेटस जो है भट्टियों का जो है राजपूत। ये कैसे बने ये एक लंबा प्रोसेस है, पर मेरा मानना है कि भट्टी राजपूतों का उदय इस तरह से हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो भाखड़ा का पानी सूखता गया, 13वीं-14वीं सदी तक पूरी तरह से ये इलाका शुष्क हो जाता है और ये किले भी डेजर्ट हो जाते हैं, सब रूइंड हो जाते हैं। और भट्टी जो है उस इस भाखड़ा के साथ साथ घग्गर के इस बेल्ट की तरफ, हरियाणा की तरफ, लाहौर की तरफ जो है मूव करते हैं और इस पूरे इलाके में बस जाते हैं। ये जो बेल्ट है घग्गर वाला, ये बहुत फर्टाइल है, इसको सोतर वैली बोलते हैं। इसमें ये लोग बस जाते हैं बड़ी संख्या में। और इस तरह से भट्टी जो है वो एक अपनी एक सोशल आइडेंटिटी से इस इलाके में माने जाते हैं। अब ये भट्टी जो है इनका ये भी है कि इस्लामाइजेशन भी, मतलब ये मुस्लिम कल्चर को भी अडॉप्ट कर दिया, मुस्लिम भी बन जाते हैं। अब ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो इस्लामाइजेशन का प्रोसेस इनमें कैसे आया। तो मेरा ये मानना है कि भट्टी एक ऐसी कम्युनिटी थी जो सिंध में, क्योंकि भट्टियों का ओरिजिन सिंध से ही हुआ है, जिनका इस्लामिक कल्चर से सबसे पहले जो है तालमेल हुआ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ। वो उच्च वालों से भी उनका सामंत के रूप में, चाहे वो मुल्तान वालों के साथ। और हम ये देखते हैं ये इलाका बेसिकली पहले क्या था कि ये बौद्धिस्ट इलाका था, सिंध का इलाका। दाहिर भी बौद्धिस्ट थे, सारा इलाका बौद्धिस्टों का था, यहाँ के जाट भी बौद्धिस्ट थे। तो किस तरह से इस इलाके में हम बहुत सारी स्टोरी जो है नाथपंथियों के बारे में देखते हैं, और बाबा जो हाजी रतन के बारे में, बाबा फरीद के बारे में लॉट्स ऑफ स्टोरी जो इस इलाके में देखने को मिलती है। अब इनका जो इस्लामाइजेशन जो है ये माना जाता है, जो ईटन ने जो किताब लिखी है उन्होंने तो जैसे इस इलाके के जाटों के बारे में जो बताया, वो जाटों के बारे में ही बताया कि वो किस तरह से बाबा फरीद के इन्फ्लुएंस में आकर के कैसे वो मुस्लिम बनते हैं। तो भट्टियों पर भी बाबा फरीद का और हाजी रतन बाबा का बड़ा प्रभाव था। उसकी एक कहानी मैं बताता हूँ कि किस तरह से, जैसे बोडला जो थे कम्युनिटी इस इलाके में, वो भी अपने आप को प्योर भट्टी कहते हैं कि हम प्योर भट्टी थे। वो भी मुस्लिम कम्युनिटी है, पर वो कहते हैं कि हम लाखा भट्टी की औलाद है एक तरह से। यानी लाखा भट्टी जो है 11वीं सेंचुरी में, वो कहते हैं कि वो फकीर बन गए थे बाबा फरीद। 11वीं-12वीं सेंचुरी में वो बाबा फरीद के वो थे, उसके डिसाइपल थे। और किस तरह से वो सतलज नदी के किनारे पर फिर वो अपना वो एक फकीरी करते हैं, तो उसके ये अपने आप को उससे जोड़ते हैं। ऐसे ही चिश्ती है, रेंज है, वो सबके सब अपने को बाबा फरीद से ही जोड़ते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भट्टियों का भी जो है एक बहुत सारा जो है इस तरह से वो रहा, इंटरेक्शन रहा है। जैसे फिरोज शाह तुगलक के साथ जुड़े रहे हैं, और फिरोज शाह तुगलक की आर्मी में भी बड़ी संख्या में भट्टी थे। तो आर्मी की वजह से भी एक इस्लामिक आइडेंटिटी बन सकती थी उनकी। अब इसके ऊपर बातचीत करने से हम बहुत सारी बात करेंगे ना, क्वेश्चन तभी कुछ बातें करेंगे। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि जो सिरसा के इलाके में, अबोर मलोट के इलाके में जो रिपोर्ट है, ब्रिटिश रिपोर्ट, वो उन्होंने ये दिखाया कि यहाँ जो लोअर कास्ट के लोग हैं
खास तौर से स्वीपर जो है भंगी, उनको किस तरह से मुस्लिम बनाया जा रहा है, उसमें वो अजोधन से, पाकपट्टन से काजी आते हैं और उनको इनरोल करते हैं और उनको दीनदार कहते हैं, यानी होल्डर ऑफ फेथ के नाम से। उनका पूरा एक प्रोसेस दिखाया। तो मेरे ख्याल में मैंने मोटी मोटी सी बातें की हैं और आप लोग थोड़ी बातचीत से ही जो है कुछ चीज़ें सामने आएंगी। जो मेरे पास था मैंने शॉर्ट में जो है कोशिश की है थोड़ा सा इसके ऊपर टिप्पणी करूं। और योगेश जी को मतलब मैं नहीं समझता कि उनको बहुत अच्छा लगा होगा, पर कोशिश की है मैंने। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। योगेश जी, पिछली बार आप कुछ सवाल कर रहे थे, कन्वर्जन पर बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कुछ बातें करें। जी 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 जी, नहीं ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। मतलब जो पिछली बार मैं पूछने की कोशिश कर रहा था कि कन्वर्जन प्रोसेस जो है वो प्रतीक के लेक्चर की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, कि वो क्या वो फोर्स्ड है या वो उसका प्रोसेस क्या है? नहीं, आप उसमें डाल सकते हैं, एक्चुअली थोड़ी लाइट डालिए तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये जो बोडला मुसलमान हैं और जिनकी आप बात कर रहे थे, और यहाँ पर तो हालांकि लेटर स्टेज में एक वाला हिस्सा जो बड़ा मिसिंग लगता है, जिसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है हम लोगों को, वो जो बीच का हिस्सा है ना, जब आप कहते हैं कि भट्टी जो है हनुमानगढ़ की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं, तो एक जिसको कहते हैं ना कि बड़ा ग्रे एरिया है, जो हम लोगों को पता नहीं चलता कि उस बाद में यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे अकबर से लेके चलें तो अर्ली 18th सेंचुरी तक, लेट 18th सेंचुरी तक हमें पता ही नहीं चलता कि इस एरिया में हो क्या रहा है। तो हालांकि वो सोर्स शायद बहुत लेटर पीरियड के हैं, और उस पर भी अगर आप नज़र मार पाएँ, हमें थोड़ी बता पाएँ तो वो भी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट हमारे साथ बीच में अभी आदिल ने भी ज्वाइन किया हुआ है। आदिल आर्कियोलॉजिस्ट हैं और पिछले दिनों में हमारे साथ अबोहर आए थे वो, और उन्होंने यहाँ की जो साइट है, जो वहाँ का किला था, उसके ऊपर एक छोटा सा सर्वे किया था। तो हो सकता है वो भी कोई टिप्पणी दें, क्योंकि कुछ एविडेंस इस तरह के भी हमारे पास आते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी, जिससे शायद लिटरेरी जो सोर्सेज हैं, सिद्रा आपको म्यूट करना पड़ेगा, तो जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो उससे किस तरह से मैच खाते हैं, नहीं खाते हैं, क्या वो एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट करता है, नहीं करता। तो मेरे ख्याल से आदिल भी हो सकता है कुछ बात इसमें जोड़ना चाहें। पर मुझे लेक्चर बहुत बढ़िया लगा। आप ये मत भी सोचे, मुझे लगता है जो घोड़े वाला बात आपने कहा था, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बारे में इतनी डिटेल में जानता था, तो मेरे लिए ये एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। और किस तरह से आप घोड़े के आसपास इस इलाके को विकसित होता हुआ एक सिग्निफिकेंट एरिया के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। थैंक यू वेरी मच। सुन पाए थे आप? हाँ, मैं कमेंट करूं कुछ? जी बिल्कुल। हाँ, नहीं, आपका बिल्कुल जो आप कह रहे हो ना, जो ग्रे एरिया है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसके बारे में कुछ सोर्स जो है ना, वो बीकानेर के जो है रिकॉर्ड जो है उनमें कुछ मिलते हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन वो उन्हीं इलाकों के मिलते हैं जो राठौड़ों को के उसमें आते थे। तो पर फिर भी जो है काफी बड़ा एरिया है जिसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं मिलता। बल्कि ये जो क्लेम जो है ना, ये ब्रिटिशर्स क्लेम करते हैं कि पूरा इलाका दे हैव डेवलप्ड, उनकी बदौलत ये पूरा इलाका जो है वो दोबारा से बना। वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट से लेके अबोहर तक का पूरा एक मानचित्र पेश करते हैं कि किस तरह से हमने इस इलाके को बसाया है। बल्कि अबोहर के बारे में वो एक 1828 में एक उन्होंने बताया कि मैंने उसका नाम भी, एक कोई चरवाहे हैं, उनका एक ग्रुप है, वो वहाँ के जाके बसते हैं, और किस तरह से ब्रिटिश अधिकारी फिर उनको बहुत सारे प्रलोभन देते हैं कि जो भी इस इलाके में कोई बसेगा तो उनको लैंड रेवेन्यू भी बहुत नॉमिनल उनसे लिया जाएगा, और उनको बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए।
तो किस तरह से अबोर सरसा से लेकर के अबोर तक का पूरा इलाका उन्होंने रिहेबिलिटेट किया, क्योंकि पानी की वजह से ना ये इलाका जो है, बाद में जब ये नहरें निकाली अंग्रेजों ने तो उसके बाद ही ये ज्यादा इलाका डेवलप होता है। और अबोर का इलाका तो बेसिकली जब ये भावलपुर वाली रेलवे लाइन जो है जोड़ी, और ये सारा, फिर ये जो है कॉटन ट्रेड और ग्रेन और घी और काफी सारी चीजें यहाँ से तभी इम्पोर्टेंस बनती है। लेकिन फिर भी हमने तो ये था कि अब अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट वो ज्यादा अच्छा बताएंगे कि ये जो है सबसे पुरानी साइट है हिंदुस्तान की, जो सिविलाइजेशन की सबसे ओल्डेस्ट साइटों में से एक है, जिसमें हम कालीबंगा जो उधर ही है, कालीबंगा भी, और ये जो घगर का जो पूरा जो ये बेल्ट था आगे हाकड़ा का ये सिंध तक, इसमें ब्रिटिश रिपोर्ट ये बताते हैं कि करीबन 600-700 थ्रेड मिलती हैं इस इलाके में, यानी जो पुराने जो है ना अवशेष बस्तियों के। अब उन पर ज्यादा तो आर्कियोलॉजी वालों ने काम नहीं किया है, कुछ एक नहीं किया, कुछ ब्रिटिश वो थे अधिकारी जिन्होंने किया था, कैरिटोसे और कौन कौन थे, बहुत सारे नाम है। लेकिन मलोट और अबोर के बीच में जो है ये थ्रेड बड़ी है, वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी थ्रेड है। खास तौर से जो है ना अबोर का जो वो टीला है वो तो बहुत बड़ा है। उसके बारे में एक वो है, नैन्सी ने जो लिखा है, जो अबोरिया जो वंशावली में लिखा है, वो ये है कि ये सुमरा एक टाइटल दिया जाता था, और सुमरा टाइटल उसी को, जिसके पास ज्यादा घोड़े होते थे वो सुमरा बन जाता था। दीपालपुर के भट्टी भी सुमरा रहे हैं, फुलना भट्टी जो थे वो तो उसका तो बहुत बड़ा नाम था। पट्टन में सुमरा भट्टी जो है हमीरा सुमरा के नाम से एक राजा था, और अबोर उसका पार्ट था। तो लाखी भट्टी जो है उसका सामंत था, वो घोड़े पालता था। उसने कुछ घोड़े अपने जो है चारण भाटों को दान में दिए, तो वो लेकर के जब जा रहे थे तो वो हमीरा के जो लोग थे वो उन घोड़ों को चुरा ले गए। तो इन्होंने जो है चारण भट्टियों ने जो है पता लगा कि वो घोड़े कौन थे चुराने वाले, वो पट्टन के वो जो थे वो हमीरा सुमरा के लोग थे। तो उन्होंने अभिशाप दिया कि ये राज्य नष्ट हो जाएगा, इस तरह की बातें उसमें लिखी है। मगर ये है कि क्योंकि चारणों का कोई सामान कोई चोरी नहीं करता, उसको एक पाप समझा जाता है, चारण एक पवित्र उसके रूप में माने जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो है ना, अब ये जो आप कह रहे हो कि ये सवाल जो है इसमें तो आर्कियोलॉजी का एक बड़ा रोल है, और पानी के साथ साथ जो है ना जैसे जैसे घग्गर की इम्पोर्टेंस घटती चली गई, और घग्गर जो है एक बरसाती एक फ्लडेड वो बन जाता है, और वो पानी हनुमानगढ़ तक ही रहता है, भटनेर तक ही, वो आगे भी नहीं जाता। तो ये पूरा इलाका जो है एक रेगिस्तान में बदल जाता है पूरी तरह से। और ये मैं ये मानता हूँ कि ये भट्टियों की जो ओरिजिन है वो अबोर से ही है। वो अबोर की भट्टी जो है वो भटनेर के भट्टी कहलाए, और इनका जो डेवलपमेंट है वो घोड़ों से जुड़ा हुआ है बेसिकली। ये जो अरबी घोड़ों का जो है, इसने एक वारफेयर टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा चेंज आया जो हिंदुस्तान की आर्मी में। आप देखो कि जितने भी थे, पृथ्वीराज जो चौहान जो है मोहम्मद गोरी से कैसे वो दोबारा जब तराइन की लड़ाई हुई उसके बारे में वो डिटेल है कि कैसे वो उसने 10-10 हजार की टुकड़ियां ऐसे ऐसे जो आर्चर जो थे इन्हीं घोड़ों पर। ये कमाल की बात ये थी कि तीर कमान चलाना तो हमारे लोग भी जानते थे, लेकिन वो पैदल सैनिक चलाते थे, जितने भी तीर कमान चलाते थे, या फिर हाथी पे बैठ करके। लेकिन ये जो ट्रेनिंग थी ये बड़ी गजब की ट्रेनिंग थी कि बहुत तेज दौड़ते हुए घोड़ों पर और किस तरह से निशाना लगाया जाए, इसकी ट्रेनिंग ये तुर्क करते रहते थे कि भाई हिंदुस्तान पर वो आक्रमण करना है। क्योंकि वो लिखता है
बिलादुरी लिखता है कि वो इलाके ऐसे थे जहां उनके अपने खर्चे नहीं चलते थे, वो आमदनी नहीं होती थी, इनकम नहीं होती थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं था उस इलाके। वो हिंदुस्तान को की तरफ देखते रहते थे जीतने के लिए, तो तैयारी करते रहते थे। तो किस तरह से ये जो आर्चरी वाला जो टेक्नोलॉजी थी घोड़ों पर बैठ करके, ये हिंदुस्तान में जो है बाद में देसी दूसरे राजाओं ने भी अडॉप्ट की, और किस तरह से एक बदलाव आता है। तो भट्टी राजपूतों का जो है ना वो रोल इससे जुड़ा हुआ है, और भट्टी राजपूत जो है वो अभोर से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभोर का एक हिडन हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसको जो है ना ढूंढ निकालने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये टाइप करके निखिल एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। What was the status of Sirsa and Hisar region during Sultanate period? The Nawab of Hisar was free ruler, or he was working under Delhi Sultanate? And what were the cultural changes in that region with Muslim rulers? ये निखिल कुमार का सवाल है। बड़ा इम्पोर्टेंट वो है। देखिए इस रीजन में रोजा तुगलक इस रीजन को बहुत ही पवित्र धरती मानते थे, क्योंकि ये सूफियों की धरती थी। एक तरफ जो है बाबा फरीद उस कॉर्नर से है, और इधर से शेख जमाल जो है वो हाँसी के सूफी, वो भी बाबा फरीद की ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो अपनी जो सियासत है, उसका अपना जो राज्य है, वो इन्हीं के वरदान से ही मानते थे कि भाई इन्हीं की ब्लेसिंग से मुझे ये सत्ता मिली। इसलिए वो सूफी के हाँसी के सूफियों को बहुत मानते थे। और जब वो इस इलाके में आए तो उन्होंने देखा, तो वो इस रूट से आए थे, भावलपुर वाले रूट से, मतलब ये मुल्तान वाले रूट से आए थे, रेड रूट से दिल्ली आए थे। तो उन्होंने देखा ये पूरा इलाका सूखा पड़ा हुआ है, और इस इलाके में तो जो है, तो उस इलाके को किस तरह से अफीफ ने उसके बारे में बड़ा लंबा चौड़ा जो है ना विवरण दिया है, कई पेज है उसके ऊपर, किस तरह से इलाका हरा भरा किया, किस तरह से एक नया शहर बसाया गया, कैसे नहरें आई, और किस तरह से पहले जो है ये हाँसी सिक होता था। जब एक नया शहर बसाया हिसार, तो हिसार फिरोजा जो है एक अलग से उसने जो है इसको एक विलायत बनाया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई, और सरसा तक का इलाका इसमें आता था। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से दिल्ली सल्तनत में ये बदलाव आता है कि ये हिसार फिरोजा जो है ये पूरा समाना से लेकर के सिरसा तक, भटनेर तक का इधर वाला पार्ट उसी का पार्ट था, हिसार का। हिसार बाद में आपने देखा हुआ अकबरी में हिसार सरकार बन जाती है। 1/3 जो विलेजेज हरियाणा के हिसार सरकार में आते हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रशासनिक बदलाव आता है, और रिलीजियस बदलाव ये आता है कि इसमें कल्चरली ये सूफियों की धरती है, और बहुत सारा जो है सूफियों की जो है वजह से यहाँ इस्लामिक कल्चर का भी बहुत ज़्यादा वो होता है। हाँसी जो है वो इस्लामिक शहर माना जाता था, बहुत बड़ा इस्लामिक स्पिरिचुअल सिटी के नाम से जाना जाता था। और यहाँ सामाजिक रूप से भी बहुत सारी चीजें बदली हैं कि अगर आप ये देखोगे, मैंने एक पेपर लिखा था मिथ ऑफ खाप पंचायत, मिथ एंड रियलिटी ऑफ खाप पंचायत, और उसमें मैंने ये दिखा इस रीजन में किस तरह से ये जो नहरें आती हैं, और इन नहरों के आसपास जब बहुत सारे गांव बसते हैं तो फसलें होती हैं। अब जो अधिकारी हैं वो अधिकारी जो रेवेन्यू से जुड़े हुए अधिकारी, वो उन किसानों का नाम जो है ना वो नहरा लिखते हैं अपने रिकॉर्ड में। अफीफ लिखता है कि those peasant who paid their land revenue on the basis of irrigation they were termed as नहरा, क्योंकि वो उनके ऊपर लगान 10% ज्यादा लगाया जाता था पानी की वजह से, तो वो नहरा गोत्र बन जाता है।
अच्छा, ये ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ था, तो बहुत सारे लोग जो है वो बैल पशु पालते थे और वो बंजारों को बेचते थे। जैसे इस इलाके में उन्हीं के नाम से गोत्र बन गए जाटों के, ढांडा, बाछड़ा, बैड़का, ये सब पशुओं के नाम है और उनके नाम से ये इस इलाके में बहुत सारे जाटों के गोत्रों के नाम मिलेंगे आपको। और इस तरह से ये इलाका जो है एक पूरी तरह से मुगल पीरियड में क्या होता है कि ये इम्पोर्टेंस इसकी सिरसा के और इस इलाके की जो ना भाभोर के इलाके की इम्पोर्टेंस कम इसलिए हो जाती है क्योंकि वो रूट बदल जाता है ट्रेड रूट से, और वो लाहौर से जोड़ दिया जाता है मुल्तान का। हालांकि ये भी काम करता है पर वो इम्पोर्टेंट रूट बनता है, और लाहौर की पेरीफेरी इम्पोर्टेंट बन जाती है, और सर हिंद का और ये सारा का सारा, तो उस वजह से जो है। मगर इसमें बदलाव जो है ना वो काफी बदलाव ये है कि जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि 1947 में जो है जो सर्वे हुआ है उसमें ये दिखा गया कि ये जो हिसार का इलाका, आसिक, ये सरसा का इलाका और पानीपत का और करनाल का और थानेसर का इलाका, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो 35% से 40% के बीच में मिलती है, और वो सभी के सभी राजपूत थे, एंड ऑल दे बिकम मुस्लिम। ये बड़ा मतलब एक रिसर्च का टॉपिक है, इनको रांगड़ कहते हैं। आईना अकबरी में जो अगर आप देखोगे सब इनको रांगड़ के नाम से जो इनकी जिम्मेदारियां जानी जाती है। अब इस इलाके में, सिरसा के इलाके में, कैथल के इलाके में जो फिरोज मोहम्मद तुगलक का रेफरेंस है, जो बरनी, जियाउद्दीन बरनी की जो तारीख फिरोज शाही है उसमें ये डिटेल लिखा हुआ है कि जब उसने मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी, जो उसके उसमें एक इम्पोर्टेंट योजना ये भी थी कि वो जो ये इलाका है दोआब का इलाका और दिल्ली की पेरीफेरी का इलाका, उसमें लगान 10 से 15% बढ़ा दिया था उसने लगान, वो लगान। और उसी इत्फाक से उसी साल जो है ना वो अकाल पड़ जाता, टेरिबल। तो यहाँ पर जो है भट्टी राजपूत, मनिहान, चौहान, जो या कई तरह के राजपूत, मंदार, उन राजपूतों के नाम दिए हुए हैं, और उनके जो राय है, उनके जो चौधरी है, मुकद्दम, सबको वो जेल में बंद कर देता, डाल देता है, पकड़ के ले जाती है आर्मी, जंगलों से ढूंढ ढूंढ करके पकड़ के लाया जाता है, और सबको दिल्ली ले जाया जाता है, एंड उनको मुस्लिम इस्लाम वो में कर दिया जाता है उनको। ये बरनी लिखता है कि सबको सब मुस्लिम बना दिया जाता है। अब क्या है कि जो राय होते थे, बड़े जो चीफ्टेंस होते थे या जमींदार होते थे, उन पर तो सोशल लिबरेशन की थ्योरी लागू नहीं होती। जैसे मैंने एग्जांपल जो दिया स्वीपर वाला, भाई स्वीपर जो है वो तो जाहिर है कि जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है उससे ऑपरेस्ट है, और वो तो इस्लाम में जाएंगे, और इस्लाम जो है वो वैसे देखा जाए तो वो वन स्टेप फॉरवर्ड देन हिंदुइज्म, बिकॉज हिंदुइज्म इज एक ट्राइबल, एक तरह से मतलब वो कास्ट में बिलीव करता था, और इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं था। तो इसलिए जो ईटन लिखता है कि सोशल लिबरेशन की थ्योरी, बहुत सारे ऐसे ऑपरेस्ड लोग इस्लाम की तरफ गए, लेकिन जो राजे हैं, जो चीफ्टेंस हैं, जो जमींदार है, वो सोशल लिबरेशन की थ्योरी वो थोड़ी ऑपरेस्ट थे, वो क्यों जाएंगे? तो वो दो ही तरीके से जाते थे, या तो उनको पॉलिटिकल पैटर्नेज मिलता था और प्रलोभन दिया जाएगा, या फिर उनको सजा के तौर से मुस्लिम बना दिया जाएगा, सजा दे पकड़ के ले जाया जाता था। दूसरा एक तरीका ये था कि ये जो ये लिखता है, कोल्फ लिखता है नौकर सिपाही राजपूत में, जो मिलिट्री लेबर मार्केट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो इस फेज में जो है खास तौर से जो है लोधियों के, और उसमें वो कहता है कि यहाँ बड़ी संख्या में जो है भर्ती किया जाता था लोगों को, और खास तौर से राजपूतों को। आर्मी में राजपूतों को खुश होकर के भर्ती करते थे। अब जो राजपूत जो है, जैसे जो राजपूत जो मनसबदार होते थे, या जो अकबर के साथ जिनका अलायंस था, राठौड़ है, कछवा है, सिसोद है, दूसरे राजपूत, तो उनके तो अपने ट्रूप्स होते थे,
तो वो जब आर्मी में है वो अपना हिसाब से रहते थे, अपना सिस्टम बना के रखते थे। लेकिन जो इंपीरियल मनसबदार जो थे, मुगल मनसबदार जो भर्ती करते थे, डायरेक्ट भर्ती करते थे, वो तो मिक्स होता था उनका सिस्टम। और मिलिट्री के अंदर फिर उन राजपूतों की आइडेंटिटी धीरे धीरे वो इस्लामिक बन जाती। तो एक बहुत बड़ा तरीका जो था वो एक आर्मी का भी रोल था बड़ा। तो इस तरह की ये चीजें हैं मेरे ख्याल में। योगेश जी थैंक यू। ये आदिल सवाल पूछना चाहते हैं। आदिल। Hello everyone. Thank you, Professor Bhardwaj, for this insightful talk. बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिली हमेशा की तरह। तो मैं एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो साइट है अबोहर का, ये अर्ली मेडिवल पीरियड में काफी फोकस में रहा और फिर इवॉल्व होते होते मेडिवल पीरियड में भी काफी इसका इन्फ्लुएंस रहा है इस एरिया में, खासकर लाइक कमर्शियल सेक्टर में या डिफेंस सेक्टर में जो भी है। मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में योगेश ने मुझे इस साइट के बारे में बताया तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा इसके बारे में जगा। एंड योगेश को ASI सर्कल जो चंडीगढ़ का है उन्होंने बताया था कि ये साइट जो है इसकी जो डेटिंग है वो हो सकता है हड़प्पन टाइम्स से हो। दिस शुड बी लाइक साइट बिलोंगिंग टू दैट पीरियड। तो मेरा थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट उस बात में था। तो रिसेंटली हमारा कॉलेज का ट्रिप गया तो मैं भी उनके साथ गया वहाँ पे। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा प्रिलिमिनरी सर्वे किया जो कि माउंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने जो भी मेरा मतलब जितना भी मुझे नॉलेज है पॉटरीज का, उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ लाइक द पॉटरीज जो मुझे वहाँ मिली, हड़प्पन कनेक्शंस जो इस साइट के हैं दोज आर नॉट वेरीफाइड आर्कियोलॉजिकली। लेकिन ये जरूर है कि अर्ली मेडिवल पीरियड से पहले खासकर कुषाण काल में इस साइट का मतलब जो सेटलमेंट है वो शुरू हुआ है। और तब से मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पॉटरी, ऑन द बेसिस ऑफ जो वहाँ पे ब्रिक्स मैंने देखी जो कि स्ट्रक्चरल रेमिनेंट्स हैं, उसके हिसाब से इस साइट का जो शुरुआत होती है वो कुषाण काल से होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये साइट जो है कुषाण्स ने भी ऑक्युपाई की और साथ में एक पैरेलल ट्रेडिशन जो चल रहा है राजस्थान के क्षेत्र में, पर्टिकुलरली जो सूरतगढ़ का डिस्ट्रिक्ट सूरतगढ़ में एक साइट है रंगमहल करके। जी तो रंगमहल कल्चर का यहाँ पे प्रमाण हमको मिलता है इन टर्म्स ऑफ पॉटरीज। तो मैं रिद की रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसके साथ साथ मैं दांगी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, विवेक दांगी की। तो उन्होंने जिस तरह से रंगमहल कल्चर को मतलब वहां पे सर्वे किया है उसके बारे में लिखा है। तो उस हिसाब से ये जो पैरेलल ट्रेडिशंस हैं, क्योंकि रंगमहल कल्चर की क्रोनोलॉजी भी है वो भी सेम पीरियड में फॉल करता है और थोड़ा सा लेट कुषाण पीरियड में स्टार्ट होता है और पैरेलली चलता जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ 6th century CE। तब तक उसका मतलब कंटिन्यूअस हैबिटेशन वहां पे है। और ये अर्ली मेडिवल जो आप कह रहे हैं कि अर्ली मेडिवल फेज में ये साइट काफी फोकस में था, और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका हम आर्कियोलॉजिकली भी मतलब थोड़ा सा उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं इस क्लेम को। और क्योंकि वहां पे अर्ली मेडिवल पॉटरीज काफी हद तक हैं, मतलब अर्ली मेडिवल पॉटरीज जो हैं या मेडिवल पॉटरीज जो है वहाँ ग्लेज वेयर है, जो भी मतलब जिनको हम आइडेंटिफिकेशन कल्चरल मार्कर्स कहते हैं, तो उसका वहाँ पे काफी सबूत मिलता है। और साथ ही साथ में जो स्ट्रक्चर्स हैं साइट के वो भी मतलब उस चीज को वेरीफाई करते हैं जो आप कह रहे हैं। लेकिन ये सारी जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है अभी, बिकॉज मैं थोड़ा सा इस साइट को और स्टडी करना चाहूंगा ताकि ये जो मेरा अभी
एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट है इस सब का, वो और ज्यादा मतलब क्रेडिबल बन जाए, उसके लिए थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा उस पॉटरी को या और उस साइट को खासकर, और उसका दूसरी साइट्स जो इस एरिया में डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है, उस समय पे और आपस में क्या कनेक्शन था, आपस में उनका क्या रिलेशनशिप था। तो ये जो सेटलमेंट लाइक पैटर्निंग है इस रीजन का, उसको स्टडी करना और उसमें इस साइट को कॉन्टेक्चुअलाइज करके देखना कि ये किस लेवल पे फंक्शन कर रहा था ये सेटलमेंट उस टाइम पे, वो देखना जरूरी है और उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिएगा। लेकिन फिलहाल आपकी जो बातें हैं, मतलब जो आप टेक्सचुअली जो आप मतलब नैरेटिव बोल रहे थे इसका, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में अभी के लिए ये कह सकता हूँ कि वो वेरीफाइएबल है और ये क्लेम्स जो हैं वो सब्सटेंशिएट करता है, मतलब टेक्स्ट और मटेरियल कल्चर का आपस में काफी हद तक रिलेशनशिप है। और कुछ नई एविडेंस भी मिली है, योगेश ने कुछ आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किए थे और मैंने कुछ आर्टिफैक्ट्स जो मुझे इंटरेस्टिंग ना ये पूरा, और उन्होंने इसको रंग महल कल्चर के नाम से अच्छा पेपर लिखा है। जो आप बातें कर रहे हो वो बातें उन्होंने कही है इसमें, और ट्रेसिटोरी की जो रिपोर्ट है उसको काफी बेस बनाया है कि रंग महल कल्चर जो है ये इट वाज नॉट कन्फाइंड ओनली सूरतगढ़, ये अफगानिस्तान तक उन्होंने ट्रेस किया है इसके रूट्स, और किस तरह से जो है बल्कि वो भाटियों को वो वहीं से मानते हैं। पर ये सारी जो साइट है हमारे सामने जो है कालीबंगा की जो साइट है, हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि एक ही कालीबंगा थी उस वक्त से। अब वो लेटर हड़प्पन कल्चर का है कि या कंटेम्प्रेरी उसका टाइम का है, पर उसके ऊपर मैं भी अभी पीछे गया था तो मुझे बड़ी निराशा हाथ लगी कि ठीक से रिसर्च नहीं हो रही इस पर। वो मतलब आर्कियोलॉजी का जो काम होना चाहिए था उस तरह का काम नहीं हो रहा, बल्कि ये इतना बड़ा बफर लैंड है, ये जो पूरा एरिया है आर्कियोलॉजी के लिए खुला मैदान है, बहुत अच्छा काम हो सकता है इस पूरे इलाके पर। बड़ी बड़ी थेड़ है, गांव के साथ में लोग उखाड़ करके ले जा रहे हैं ईंटों को, कोई मकान के लिए कोई किसी के लिए, वो रुइंड हो रही है। तो बड़ी संख्या में वहां पर जो है वो जो रुइन मटेरियल मिलता है उसमें बौद्धिस्ट लिटरेचर बहुत मिला है, वो मतलब उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मिली है।
ये मैं देवड़ा साहब की उसकी बात कर रहा हूँ, और टेसिटोरी ने भी ये बात कही। तो मैं एज ए आर्कियोलॉजिस्ट आप है तो इस पर मैं यही कहूँगा कि अभी एक किताब आई है, अभी जर्नल मिडिवल हिस्ट्री जर्नल जो पिछली बार का मुकेश साहब जो एडिटर है, वो पूरा आर्कियोलॉजी पर ही आया है इस बार। जी सर। लोगों ने उसको एडिट किया है, उसको एक बार आप देखें, और हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का दोनों को मिला करके किस तरह से काम हो सकता है, नया काम हो सकता है, वो जरूरत है। अब इस पर आप आर्कियोलॉजी के होते हुए मैं इस पर ज्यादा कमेंट आर्कियोलॉजी की साइट पर नहीं कर सकता। जी जी, थैंक यू सर। जी थैंक यू। और कोई सवाल? क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी मैं बिल्कुल। हाँ रिजवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं हम लोग राजस्थान पे काम कर रहे हैं, तो आप लगातार घोड़ों की बात करते रहे। इस इलाके में ऊंट की कोई एविडेंस मिलती है कि नहीं मिलती, या उनका क्या रोल रहा है? स्पेशली बिकॉज एसपी गुप्ता साहब का ये कहना है कि 9th सेंचुरी में ऊंट हिंदुस्तान में आता है, तो क्या ऊंट से कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि आपके पूरे नैरेटिव में ऊंट कहीं नजर नहीं आ रहा है। नहीं, ये बड़ा अच्छा, मैं इसको मिस कर दिया था, इस पार्ट को। बड़ा अच्छा सवाल। मैं देख रहा हूँ कि कहीं शक्ल ही नहीं दिख रही तुम्हारी। तो देखो ऐसा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मैं ये सोच रहा था, इसलिए मैं कह रहा था कि तुम इसमें थोड़ा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ है ये सवाल। ये जब मैं मेरों की बात कर रहा था कि ये घोड़े पाल रहे, ये कर रहे, तो वो ऊंटों की भी बातें हैं। और वो ऊंट कौन से हैं? वो 2 कुहन वाले ऊंट है पहली बार। मतलब वो कह रहे हैं कि 8वीं सदी में ये जो इलाका है, जो हकड़ा के इस चोलिस्तान में 2 कुहन वाले ऊंट जो है वो पाले जाते हैं, मेर पाल रहे हैं। और इन ऊंटों की इंपॉर्टेंस ये है कि उसकी जो काठी होती थी ना, वो अरबिक काठी, वो इतनी बड़ी होती थी कि उसमें एक बैलगाड़ी इतना सामान भर देते थे। मिलिट्री के उसमें बड़ी भारी इंपॉर्टेंस होगी इन ऊंटों की। इनको कूड़ बोलते थे, QURAH। अब ये फारसी उसमें जो है, क्योंकि ये नस्ल जो है ये खुरासान में मिलती थी, खुरासानी नस्ल है, वहां से ये ब्रीड यहाँ से जो है पाली जा रही है। और ये अफगान उसके साथ ट्रेडिंग साथ जुड़े हुए। वो ये लिखते हैं कि पहले लड़ाई युद्धों में जो है बैलगाड़ियों से सामान जो है इस रेगिस्तान के इलाके में ढोया नहीं जा सकता। अब ये ऊंट आने से इनकी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ जाती है, और इनका जो है संबंध जो है वो मेरों से दिखाया गया है। अब ये ऊंट हिंदुस्तान के इस राजस्थान के पार्ट में पाले जा रहे हैं कि नहीं पाले जा रहे हैं, ये मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, ये आपको पता होगा इधर वाले इलाके में। पर चोलिस्तान के इलाके में ये ऊंट बिल्कुल 8वीं-9वीं सदी में इनका रेफरेंस है, यामनी में भी है, और तारीख सिंध जो है उसमें भी ये रेफरेंस है। मैंने नोट किया हुआ डिटेल, ये मैं भूल गया था बताना, ये मैं रेफरेंस दे दूंगा आपको पूरा डिटेल। पर ये है, अब राजस्थान को लेकर के आपके पास होंगे कि ये राजस्थान में ये 2 कुहन वाले ऊंट आए नहीं आए, लेकिन ये मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। रोजा तुगलक ने जब इसको, ये जो जजर का इलाका जो है दुबलदन बेरी को सिख बनाया था, ऊंटों का ये नफर बोलते थे इनको, नफरों का जो सिख बनाया था, तो उसमें वो रेफरेंस मिलता कि ये 2 कुहन वाले ऊंट थे, यहाँ ये सिंगल कुहन वाले ऊंट थे। पर ऊंटों का तो बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी दिल्ली सल्तनत में। और यहाँ तो ये पूरा जो ये इलाका झज्जर का इलाका है, इस इलाके में जो है ऊंटों का एक नफरों का एक पूरा सिख बना दिया था। और इसके लिए एक नहर भी लेकर के आया था, जो इधर जो है ये लेक है जो गुड़गांव के पास ये लेक है, उसमें गिरती थी, कौन सी जो है उधर जो है ना, ये सारे रेफरेंस तो मिलते हैं।
अब आप ही कमेंट कीजिए इस पर। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एक कमेंट ज्योतिर्मय का है, मैं पढ़ देता हूँ। Very informative and exhaustive talk on Abohor. What I gather is that Abohor was deficient in water, but its climate and vegetation was conducive for horse breeding. Is it possible that later some other towns copy Abohor's commercial patterns and new trade centers develop in Punjab and other parts of North India? ये ज्योतिर्मय पूछ रहे हैं। नहीं, बाद में तो पानी नहीं है ना, वो वहां पर जो है ब्रीडिंग, हॉर्स ब्रीडिंग खत्म हो जाता है। लंबे समय तक वो एरिया ही हिस्ट्री से अलग हो जाता है, क्योंकि वहां जो देखिए ये जो ब्रीडिंग के लिए कंडीशन क्या थी वो ये बता रहा है कि ये जो घास है, ये स्पेशल घास जो है, जो रेगिस्तान का इलाका है, तो ये घाघर का जो पानी फैलता था बड़े इलाके में फैल जाता था और वहाँ वो घास पैदा होता था और वो उन अरबी घोड़ों के लिए विशेष खुराक का काम करता था। तो जब पानी खत्म हो जाता है तो वो एरिया तो एक तरह से डेजर्ट बन जाता है, वहाँ फिर घोड़ों का पूरा फोकस खत्म हो जाता है, वहाँ घोड़े नहीं पाले जाते। फिर इधर जो है वो घोड़े, और उसके बाद में तो मुगल पीरियड में तो बाद में तो ये अरबी घोड़े तो बहुत हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में होने शुरू हो जाते हैं, पाले जाते हैं, बहुत जगह है इनके नाम। अगर आप देखोगे आईना अकबरी का, उसमें बहुत सारे आपको रेफरेंस मिलेंगे। इरफान हबीब ने जो एटलस है उसमें भी बहुत से रेफरेंस हैं इसके। तो वो तो इम्पोर्टेंस जो थी वो बिगिनिंग में थी, वो तभी ये ट्रेड सेंटर से ये सारे जो है ये अबोहर का जो संबंध जो है वो जो बना रहा। लेकिन अबोहर 14th सेंचुरी के बाद अबोहर की इम्पोर्टेंस हिस्टोरिकली जो है ना वो डिमिनिश धीरे धीरे, और वो पेरीफेरी जो है वो भटनेर में बढ़ जाती है। भटनेर एक सेंटर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ तो फिर भी वो पानी फ्लड का जो है ना, घाघर का पानी फिर भी आता रहता है थोड़ा। बाकी इलाके जो है ना, ये मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि अबोहर जो है वो ट्रेडिंग सेंटर के बाद में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था, ऐसा नहीं। घी के रूप में जो है ये माना जाता है कि यहाँ का घी जो है ना वो बाद तक जो है वो घी का ट्रेड जो है यहाँ के लोगों का। अच्छा, और एक इसमें यहाँ इंटरेस्टिंग वो ब्रिटिश रिपोर्ट में मैंने देखने को मिली कि जब ट्रेड मुगल एम्पायर का जब डिक्लाइन होता है, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो बंजारों का ट्रेड है वो खत्म हो जाता है एक तरह से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो मोड ऑफ जो ट्रेड था वो तो अलग था, और बंजारों की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, बैलों की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। तो बड़ी संख्या में इस मलोट और अबोहर के बीच में ना बड़ी संख्या में बंजारा कम्युनिटी बस जाते हैं। तो बंजारों का पहले इस इलाके में बैलों और घी की वजह से उनका संबंध तो था ही, व्यापार से जुड़े हुए। तो यहाँ पर वो दिखाए गए कि किस तरह से बंजारा कम्युनिटी यहाँ पर बस जाते हैं एंड दे बिकम प्रेजेंट लेटर। ये एक मतलब इम्पोर्टेंट जो है इस रीजन की जो है वो है। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन है, विकी हमारे साथ जुड़े हैं। विकी, गो अहेड। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लेक्चर था। मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरा इंटरेस्ट अबोहर के लाइव स्टॉक हिस्ट्री पर ही है, तो मैं सर पूछना चाह रहा था कि अबोहर की कोई जो ब्रीड कैटल की कोई लोकल ब्रीड थी, और क्या यहाँ पे कोई स्पेशल जो आप घास बो रहे थे उसका कोई नाम वगैरह आपको पता हो तो सर। देखो, लोकल ब्रीड तो ऐसा था कि घोड़ों की तो ब्रीड थी, वो तो अरबी घोड़े, इराकी घोड़े जो है उनकी तो एक स्पेशल पहचान थी। लेकिन ये जो नस्ल थी बैलों की, वो साहिवाल वाली नस्ल यहाँ होती थी। जो बैल होते थे ना बड़े, और गाय जो ज्यादा दूध देने वाली, क्योंकि ये रीजन उससे वो ज्यादा दूर नहीं था वो इलाका, मोंटगोमरी का साहिवाल का इलाका। तो वो जो नस्ल है उसकी बात, वो जो ब्रीड है पशुओं में वो यहाँ काफी हद तक देखने को मिलती है। इतना ही जो है। अभी इसके ऊपर अगर आप ब्रिटिश रिपोर्ट पढ़ोगे विल्सन की,
सिरसा पर बड़ी डिटेल रिपोर्ट है इस पर, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रेफरेंस मिल जाते हैं इसके। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये मेरे ख्याल से विकी ये भी पूछ रहा था कि ब्रिटिश एरा से पहले क्या इसके एविडेंस मिलते हैं। मेरे ख्याल से ये विकी शायद पूछना चाहता था कि जी सर, एविडेंस है, एविडेंस अच्छा एविडेंस ये है कि वो ढूंढने की बात है ना, रिसर्च करने की बात है। अब क्योंकि ये एरिया काफी एक हिस्सा है, एक एरिया और बीकानेर वालों के उसमें रहा है ये। मैं आपको बताऊं क्या है कि मेरे पास भी जो ये जोधपुरी भाई है, कमठाना जोधपुर भाई, उसमें इस इलाके के बारे में जब महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ को औरंगजेब ने 7,000 का मुंसबदार बनाया था, तो उसको हरियाणा, आधे से ज्यादा हरियाणा जागीर में दिया था। उसमें सिरसा, टोहाना, उसमें ये हिसार, वो भिवानी, ये रोहतक, ये यहाँ पूरा इलाका जो है सिरसा तक या आगे तक का, तो उसके रेफरेंस जो है ना, उसको ये इलाका करीबन 18-20 साल तक उसकी जागीर में रहा। तो उसके बारे में मिलता है कि भाई कैसे जो राजपूत थे उनको ये गांव अलॉट किए गए, किस तरह से ये जो है, इस तरह के रेफरेंस मिलते हैं। बीकानेर के जो भाई हैं उनमें रेफरेंस मिलते हैं। अगर आप देखोगे बीकानेर के कमठाना भाई या जो है वो जो जगात भाई है, जो मंडियों से जुड़ी हुई है, तो इस इलाके की जो मंडी है, भटनेर की मंडी है, ये भादरा की है, सिरसा की है, इधर और भी उन मंडियों के बारे में काफी डिटेल रेफरेंस मिलते हैं कि कैसे कैसी चीजें आ रही है, क्या क्या यहाँ से जो है। और फिर जो है कुछ व्यापारी जो है वो कौन कौन व्यापारी, कहाँ से व्यापारी आ रहे हैं, उनके भी नाम मिलते हैं कई तरह के। तो वहाँ इस एरिया पे कोई काम करे ना, रिसर्च करे और इस भाषा को समझे और पढ़े, वहाँ 5-7 साल लगाए, तब इस इलाके पर काफी सारे रेफरेंस मिल सकते हैं। देवड़ा साहब ने काम किया है इस पर, कुछ रेफरेंस उसकी किताब में मिल सकते हैं। पर फिर भी मतलब जो मैं समझ रहा हूँ, जो आप लोग पूछ रहे हो कि ये इलाका एक तरह से नदार ही रहा है रिसर्च के, मुगल पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिसर्च जो है फोकस नहीं हो पाई है जैसे दूसरे इलाकों पे हुई, क्योंकि ये बदलता रहा है, इसकी पेरीफेरी बदलती रही है। अब उसमें एक मेरे पास उसकी वकील रिपोर्ट इसकी शाहजहाँ के पीरियड की, जिसमें भादरा और सिरसा के परगने के आपस में गांव के झगड़े हैं। कुछ गांव जो है सिरसा के वो भादरा में मिला दिए, 11 गांव, उसको लेकर के पिटीशन है, इस तरह की खबरें। तो इस पर काम करने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इस पर रेफरेंस नहीं मिल सकते, मिलेंगे इस पर क्लासिफाइड नहीं है, ये है बस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमेंट है चैट बॉक्स के अंदर, मेरे ख्याल से उसको कमेंट के रूप में ले लें। और मयंक, अगर आप सीधे ही आदिल से पूछ लें, मैं आदिल का आपसे फ़ोन नंबर शेयर कर लूँगा, तो मेरे ख्याल से सीधा क्वेश्चन उन्हीं से। मयंक कुछ कमेंट लिख रहे हैं। निखिल, आपका जो सवाल अगर सूरजभान जी देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक्चुअली हमने उनको काफ़ी देर तक बिठाए रखा है। वो पूछ रहे हैं कि स्पेशल ब्रीड कोई ऊँटों की है, दुबलदान, बेरी और या झज्जर, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्या करना है, फिरोज शाह तुगलक, ये तारीख फिरोज शाह इमाम हफीफ ने इसके बारे में लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ इलाका था, तो झज्जर तो नहीं था, बाद में बना है, पर दुबला नाम से दुबलधन बेरी, जिसको आज के नाम से जानते हैं, तो ये एक सिख होता था। ये नफर का सिख बनाया गया, क्योंकि ये इलाका भी रेतीला था। ये इसका प्रतीक का एरिया है, प्रतीक का अपना गांव उधर ही पड़ता है। इसको पता है कि कितना ये पूरा इलाका सूखा था, ये तो बाद में नहरे बहरे आकर के ठीक हुआ है।
तो इस इलाके में पूरे सल्तनत के वो ऊंट चरते थे। जब जरूरत पड़ती थी तो उनको यूज करने के लिए पे ले जाते थे। और इसको सिख बनाकर इसका एक मलिक डेलान या पता नहीं क्या नाम है, मुझे ध्यान नहीं है, उसको इसका वो बनाया गया था। तो ये इतना ही रेफरेंस मिलता है इस पर, ज्यादा बड़ा रेफरेंस तो नहीं है। बाद में वो एक नहर भी बूढ़ी जमुना से जो निकाल के, नहीं सतलज से जो एक नहर रोहतक से बराबर से और झज्जर से ऊपर से होती हुई और वो यहाँ आती थी इस इलाके में। तो ये रेफरेंस तो है थोड़े बहुत इस पर। सर नमस्कार सर। सर मेरी एक छोटी सी क्यूरी है, मैं अभी सुन नहीं पाया था, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जोधपुर के राजाओं की कोई बही देखी है आपने, जिसमें ये लिखा है कि हरियाणा का बहुत सारा एरिया जो है वो उनको जागीर के रूप में दिया गया था। मैं जान सकता हूँ सर कौन सी बही थी वो? जहां तक ये है जोधपुर हुकूमतरी भाई, ये है जोधपुर हुकूमतरी बही जो एडिट किए सतीश चंद्रा जी ने, उन्होंने। ये सतीश चंद्रा की नहीं, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड है ट्रांसलेटेड। इसका टाइम पीरियड क्या होगा सर? महाराजा जसवंत सिंह के टाइम का। जसवंत सिंह। सर मैं आपको एक चीज बताऊं कि राव बीका के टाइम से लेकर के जब बीकानेर की स्थापना हुई थी 1488 में, उसके बाद से लेके कल्याणमल है, आगे जितने भी रूलर्स हैं, फिर बाद में राय सिंह आए अकबर के टाइम में, उनको भी जो है हरियाणा का पूरा एरिया जो है वो उनको तनख्वाही जागीर के रूप में अलॉट किया गया था। उसके बाद में जो है राय सिंह के काफी टाइम बाद में जो है बीकानेर के जो रूलर रहे हैं, जैसे कि अर्ली 17th सेंचुरी में करण सिंह रहे हैं, बाद में अनूप सिंह रहे हैं, इन्होंने जो है उसके ऊपर अधिकार कर लिया अपना, ना कि तनख्वाह जागीर के रूप में, बल्कि अपना खुद का जो है वहां पे थाना उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया और अपने बीकानेर के अंडर में उसको ले लिया था। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे 17th सेंचुरी में 18th सेंचुरी का पूरा रिकॉर्ड मैंने देखा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलता है कि जोधपुर ने वहां पे अपने थाने एस्टेब्लिश किए हों। ये जरूर है कि जिस समय कल्याणमल का टाइम पीरियड था, राव मालदेव का था जोधपुर में, उन्होंने बीकानेर में जरूर थाने स्थापित किए थे और बीकानेर को उन्होंने जो अपने अधिकार में ले लिया था। लेकिन उसके बाद में राव मालदेव के बाद में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बीकानेर को ऑक्यूपाई किया हो या बीकानेर के अंडर का जो हरियाणा का क्षेत्र है उसको उन्होंने लिया हो। हमेशा से 1818 तक बीकानेर के पास में रहे हैं हरियाणा के सारे एरिया। आप क्या कहोगे सर? ये झूठ है क्या? ये सारा रिकॉर्ड है, ये 1700, ये देखो ये सारे गांव के नाम, सारा रिकॉर्ड जो है 14 परगने हैं, मैं तुम्हें नाम बताऊं। और ये 14 परगने जो है महाराजा जसवंत सिंह को तनख्वाह जागीर में औरंगजेब ने 1658 में दिए और 1664-65 तक उसके पास रही। तो जैसे उसका पूरा रिकॉर्ड है। ये तो सबने उसको यूज किया। सतीश चंद्रा आप तो ऐसी बातें कह रहे हो सबसे। और दूसरी बात ये है कि बीकानेर वालों का जो है जब तक एम्पायर था तब तक ये सारे तनख्वाह जागीर के पार्ट थे जो हरियाणा का इलाका दिया जाता था। बिल्कुल। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने के बाद तो फिर फ्री बूटर, फिर तो कौन कहाँ क्या कर रहा था वो एक अलग वो है। उन्होंने बहुत सारे पार्ट पर जो है कब्जा कर लिया था। ये जो कर लिया था हिसार का जो ये पार्ट था ददरियावा से लगता हुआ हिसार का इलाका, बीकानेर वाली 1755 के बाद में पूरा ले लिया था इन्होंने। इलाका था ये जो काम खानियों का इलाका था उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है ना। उधर जयपुर वालों ने शेखावटी पर कर लिया था। तो मुगल एम्पायर खत्म हो गया था ना। ये तो अलग बात है। लेकिन अभी जो आप कह रहे हो कि इस तरह का कहाँ लिखा हुआ है देवड़ा साहब? मैं सर मेरे पास बही है, महाराजा करण सिंह को जितने भी अलॉट किए गए थे ना गांव, वो सारे के सारे हैं, जिसमें सेसीम क्या नाम इसका, मेहिम है, ये अपने बीच दादरी गांव है, वो बीच में बदले सिरसा के हैं जी जाते थे। वो ठीक है, मैं समझ गया। वो जो है ना कागज की बही बीकानेर की, उसमें दे रखा है पूरा, बीकानेर वालों का भी दिया हुआ है। पर ये जो है ये इलाका जो है काफी
बड़ा इलाका जो है महाराजा जसवंत सिंह के उसमें भी रहा, और इसलिए अच्छा। राठौड़ राजपूतों का जो ना ये इलाका नॉन राठौड़ों को दिया गया था। उनके सारे उनके नाम लिखे हुए, सारा डिटेल है। ये तो ये ओरिजिनल रिकॉर्ड है, ये सतीश चंद्रा की किताब थोड़ी दिखा रहा। अच्छा अच्छा, ये तो ओरिजिनल रिकॉर्ड है भाई, ये सारा चलो इसको भी और देखेंगे सर। उसके बाद इसको वो जो जिनकी डेथ होगी ना, क्या नाम उनका, अपने सीतामाऊ वाले जो है राणावत जी, हाँ, मनोहर सिंह राणावत साहब। हाँ उन्होंने और एक और 2 लोगों ने इसको ट्रांसलेशन किया हुआ है। हाँ, नारायण सिंह जी ने। वो ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो है ना, इसलिए हिस्ट्री में ना थोड़ा बहुत सारी चीजों में ऐसा लगता है, बहुत सारे गैप होते हैं जिनको देखने की जरूरत है सब। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर भान सिद्रा। ये बहुत रोचक रहा और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई। हम लोग बहुत आभारी हैं आपके कि आपने समय निकाला, और ये कॉन्वर्सेशन हम जारी रखेंगे। आप देखिए हमने कितने सारे लोगों को इस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए जोड़ दिया है, तो मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन आगे चलेगा। और आदिल, मैं और बाकी लोग जो इस प्रोजेक्ट्स के नज़दीक रहे हैं या आगे भी रहेंगे, वो आपसे इसके बारे में और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपसे लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आई एंजॉयड इट वेरी मच। सिद्रा। थैंक यू सर, आपके लेक्चर से आज आई एम श्योर फेलोज को, हमारी टीम को और ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, टेक केयर।